हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल, जहां पर आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ बताई जाती है। और अगर आप में से कोई क्रिप्टो की दुनिया में नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी क्रिप्टो में लेटेस्ट न्यूज़ आई है आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं न्यूज़ का सिलसिला। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई रिट्रीट्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू क्रिप्टो। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, हम सभी जानते हैं कि आरबीआई क्रिप्टो के कितने अगेंस्ट है। और रीजन वो कुछ ऐसे देते हैं कि जो क्रिप्टो है वो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला के रख देगा, खराब करके रख देगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल है नेचर में। और भी जो रीजंस है वो देते हैं कि इनलीगल एक्टिविटीज की वजह से हम क्रिप्टो को नहीं इंडिया में यूज कर सकते, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है। तो यहाँ पे वही चीज है कि डिसेंट्रलाइजेशन आई क्यों है, हम सभी जानते हैं। बैंक्स को खतरा होगा, इस वजह से आरबीआई जो है वो क्रिप्टो के अगेंस्ट है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि उनका जो कंट्रोल होगा वो चला जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। और इस वजह से इनका जो सीबीडीसी है ये उसको प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको डिजिटलाइजेशन लानी ही है, यूज करना ही है आपको डिजिटल करेंसी, तो वो सीबीडीसी यूज करो। वो पूरा का पूरा आरबीआई कंट्रोल्ड है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन वहां पे उनको शो होगी, जो भी एक इंसान कर रहा है इंडिया में वो सब कुछ उनको शो होगा। अगर आपको इतना ही डिजिटलाइजेशन लाना है, इतना ही आपको वर्चुअल करेंसीज में इंटरेस्ट है, तो क्रिप्टो में क्यों करना, क्योंकि वो हाईली वॉलेटाइल है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मुश्किल फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ सही से रेगुलेशंस नहीं है क्रिप्टो को लेकर इंडिया में। एंड दिस लैक ऑफ क्लैरिटी जो कि ग्रोथ में, इनोवेशन में रुकावट ला रही है। इंडिया की एबिलिटी जो बहुत ज्यादा है, वो इन चीजों की वजह से इंडिया को पीछे धकेल रही है। बस यही चीज है, अगर हम आरबीआई के कहने पे जो जो वो कह रही है वो करते रहेंगे तो सही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी इंडिया में, ऐसे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होगी। बट जैसे कि हम जानते हैं, क्रिप्टो तो रुकने वाला नहीं है। अगर वो बाकी जगहों पे यूज हो रहा है, बाकी जगहों पे कंज्यूमर्स आर एक्सेप्टिंग, कंज्यूमर आर पेइंग थ्रू क्रिप्टो, तो इंडिया में क्या नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया सभी कंट्री से पीछे रह जाएगी क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में, या फिर वो टाइम आएगा कि जब आरबीआई भी बाकी जितनी भी कंट्रीज है उसको देखते हुए इंडिया को लास्ट में ना आने दे क्रिप्टो अडॉप्शन में? मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। एमटी गॉक्स एक्सचेंज, जो कि एक जमाने में बहुत बड़ा एक्सचेंज था, 2014 में इसने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की थी, 2011 के सबसे बड़े क्रिप्टो में हैक के बाद। तो इसमें जितने भी लोगों के जो पैसे थे वो हैक में इन्होंने 20% तो रिकवर कर लिए थे, लेकिन बाकी नहीं हो पाए थे। और जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको अभी तक उनका कंपनसेशन नहीं मिला, 10 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 10 सालों के बाद अब जाके जो इनके क्रेडिटर्स है उसमें से कुछ क्रेडिटर्स ने रेडिट प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे स्क्रीनशॉट अपना सेंड किया है, जिसमें लिखा है कि इनके पेपाल अकाउंट में जापानीज येन में इनको पैसे रिसीव हुए हैं एमटी गॉक्स के थ्रू। तो जो इनके ट्रस्टी है नोबुकी कोबायाशी, उन्होंने बोला है कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको 90% के करीब करीब जो रिपेमेंट है वो हो जाएगी। दिसंबर 21 से इनका जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हुआ था, मतलब यूजर ने बताना स्टार्ट किया कि जिन जिन को भी रिसीव हुआ है, तो बाकी ने भी जिन जिन को भी पता चला। लेकिन बहुत सारे इसको फिशिंग स्कैम मान रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया तो सच में था। लेकिन अभी बात करते हैं क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पे एम्प्टी गॉक्स ने गलती कर दी है। और ये गलती क्या है? जितने भी क्रेडिटर्स जिन जिनको भी पेमेंट आई है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनको डबल पेमेंट आ चुकी है। जब ये फंड्स भेज रहे थे उनके पेपल अकाउंट में तो डबल पेमेंट उनको आ चुकी है। तो जो पहली पेमेंट है, ये कह रहे हैं एमटी गोक्स कि वो तुम्हारी रियल पेमेंट है जो तुम्हें मिली है, और जो दूसरी बार पेमेंट आई है उसे तुम वापस कर दो, और अगर तुमने वापस नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ हमें केस करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी हुआ है, क्रिप्टो.com का $10 मिलियन किसी कपल के पास चला गया था और उन्होंने वापस देने से इनकार कर दिया। तो उस पे केस 2022 में फाइल किया गया था मेलबर्न के जो कपल्स हैं उनको। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बहुत गुस्सा है, 10 साल बाद दिया और क्या ये हरकतें कर रहे हैं, डबल पेमेंट, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी केवाईसी करो और 10 साल बाद पैसे लेना। नाराजगी तो बनती है। तो एक बंदे ने यहाँ पे अपने रेडिट अकाउंट पे ये स्क्रीनशॉट भेजा था जो उनको पेपाल से रिसीव हुआ था। तो एसएससी ने फाइनल चेंजेस करने को बोला है डेडलाइन से पहले। जितनी भी कंपनीज है जिन्होंने ईटीएफ एप्लीकेशन दिया है, तो अगर इनका जो फाइनल चेंजेस है अगर उसके अकॉर्डिंग इन कंपनीज ने किया, तो मे बी
ETF जो है वो जनवरी 10 पे या उससे पहले अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत दिन हो चुके हैं, कंपनीज बार बार मीटिंग्स रख रही है SEC के साथ। मोस्ट ऑफ द जैसे ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, तो जितनी भी कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनीज रोज की रोज इनकी मीटिंग्स चल रही है। तो अभी SEC ने इनको फाइनल चेंजेस करने को दिए हैं। वो चेंजेस में सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है, इन्वेस्टमेंट्स जो होगी ETF की वो कैश में होगी। और दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली है कि क्रिप्टो एसेट्स और ट्रेडिशनल एसेट्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकती। दोनों का जो फंक्शनैलिटी है वो अलग है, क्योंकि एक वॉलेटाइल है नेचर में बहुत ज्यादा और एक इतनी नहीं है, और रेगुलेशंस भी नहीं है क्रिप्टो में। तो इस वजह से इन दोनों चीजों को भी देखना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन हो पाए इन्वेस्टर्स की। जितना पैसा वो लूज कर सकते हैं उतना ही वो कैश में लगाए। अब कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट्स, 21 शेयर्स, अगर इन्होंने जो भी इनकी जो चेंजेस है अगर वो एक्सेप्ट करे और अपने एप्लीकेशंस में उन्होंने किया, तो इनका पॉसिबली 10 जनवरी से पहले पहले हो सकता है अप्रूव। लेकिन जिन्होंने अगर नहीं किया, तो ETF अप्रूव नहीं होने वाला, डेडलाइन चाहे निकल जाए। तो आपको क्या लगता है कि ETF अप्रूव हो जाएंगे जनवरी में या फिर मार्च में होंगे? Next news, US congressman vows to oust Chancellor from SEC in 2024। US कांग्रेसमैन जिनका नाम है वॉरेन डेविडसन और उनके साथ विप टॉम एमर, इन्होंने एक बिल प्रपोज किया है जिसका नाम है SEC स्टेबलाइजेशन एक्ट। इस बिल को प्रपोज करने का कारण है चांसलर को उनकी कुर्सी से हटाना, SEC के जो चेयरमैन है गैरी जेंसलर, उनको उनके पोस्ट से हटाना, और जो 5 कमिश्नर है उनमें 5 की जगह 6 कमिश्नर्स को लाना। तो डेविडसन जो है उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि 2024 में गैरी चांसलर को डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके लीडरशिप से खुश नहीं है। जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरीके से उनका क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक अप्रोच है, डिजिटल सेक्टर को लेकर एक अप्रोच है, बहुत ही एग्रेसिव है। क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन को लिया जाना चाहिए उससे उल्टा ही लिया जा रहा है। इनका कहना है यहाँ पे ये सही से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री हो खास करके। और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखा जाएगा डे टू डे के काम के लिए, और अगर इनको ग्रीन फ्लैग मिल गया, गैरी जेंसन को हटा दिया गया, तो SEC के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात होगी। और इसकी वजह से ये और भी ज्यादा जो कि इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज, तो उसमें भी अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, और साथ ही साथ एक इनोवेटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन पाएगा, जो कि अभी तो नहीं हो रहा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बिल पास होने के चांसेस है और क्या इनका डिसीजन सही है इस बिल को लाके। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपना जो बिटकॉइन है उसे डबल डाउन किया है, और अब के करीब इन्होंने जो इनकी परंपरा चलती आ रही है बिटकॉइन को एक्वायर करने की, बिकॉज दे आर सो मच एग्रेसिव इन अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन, क्योंकि बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ये बिटकॉइन में। तो इस बार इन्होंने 14,620 बिटकॉइन खरीदे हैं, $615.7 मिलियन के हिसाब से। तो कहा जा रहा है कि जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है दिसंबर 26 को उसने इतना खरीदा है, और 42,000 का करीब करीब जो प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से अब इनके पास 189,150 बिटकॉइन हो चुके हैं, जिसकी करीब करीब वैल्यू है $5.9 बिलियन अभी के हिसाब से। अगर हम इस प्राइस के हिसाब से इनका जो बिटकॉइन पर बिटकॉइन देखें, तो इन्होंने उस पे 31,168 का डॉलर का खर्चा किया है हर एक बिटकॉइन पर। जब हम इन जैसी कंपनीज को देखते हैं जो कि इतनी एग्रेसिव है बिटकॉइन को और क्रिप्टो मार्केट में, हमें यहाँ पे बिलीव होता है थोड़ा क्रिप्टो मार्केट में कि क्या सच में ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, BTC इतना वैल्यूएबल है। और इन कंपनीज की वजह से जो बाकी के लोग हैं जिनको भरोसा नहीं होता क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, तो उनका जो भरोसा है वो थोड़ा बढ़ने लगता है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ग्रे स्केल ने सबमिट किया अपना बिटकॉइन ETF फाइलिंग विद SEC टू अडॉप्ट कैश रिडम्पशन मॉडल। तो ग्रे स्केल यहाँ पे अडॉप्ट करने को रेडी है। जो SEC ने डिमांड रखी थी लास्ट, जो कि चेंज ये कर सकते थे, और ग्रे स्केल ने वो चेंज एक्सेप्ट किया है, जो कि था कैश रिडम्पशन मॉडल का। और इसमें इन्होंने तीसरी फाइलिंग में अपनी जो इन्होंने सबमिट की है उसमें यही बोला है कि वी आर रेडी टू अडॉप्टिंग अटेम्प्टिंग टू अडॉप्ट द कैश रिडम्पशन मॉडल। अभी जो कैश क्रिएशन रिडम्पशन मॉडल है, इसमें जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन कैश में कर सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर बिटकॉइन होल्डिंग्स। और उस फाइलिंग में ये भी लिखा है कि जो ट्रस्ट है वो क्रिएट और रिडीम शेयर्स नहीं कर सकता वाया इन काइंड ट्रांजेक्शंस विद ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी ट्रांजेक्शंस होगी वो कैश में ही होगी। और इसी बीच
जो हैशटैग्स है, जो कि एक और बीटीसी ईटीएफ का इश्यूअर है, वो भी एसईसी के साथ मीटिंग्स वगैरह करने में बिजी है इसी वजह से। तो अब देखते हैं बाकी की जितनी भी कंपनीज है, जितने भी इश्यूअर्स हैं, वो रेडी होते हैं इस मॉडल के लिए कि नहीं। वरना अगर नहीं हुए तो इनका जो डेडलाइन है वो चला जाएगा और इनको एसईसी दोबारा मौका नहीं देगी। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। वर्ल्ड कॉइन ने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्विसेज सिंगापुर में एक्सपैंड करी है। इंडिया में, ब्राजील में, फ्रांस में पोज लेने के बाद वर्ल्ड कॉइन ने अपना जो सर्विसेज है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सर्विसेज, वो सिंगापुर में एक्सपैंड की है। तो वर्ल्ड कॉइन, जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट को जानते हैं, जो कि अपना आइरिस स्कैनिंग वेरिफिकेशन के लिए जाना जाता है। इसमें ये लोगों का आइरिस को स्कैन करते हैं ताकि प्रूफ ऑफ पर्सनहुड उन्हें मिले आने वाले टाइम के लिए, जब एआई ज्यादा हो तो ह्यूमन और एआई में हम डिफरेंशिएट कर पाए। इस वजह से ये प्रोजेक्ट लाया गया सैम ऑल्टमैन के थ्रू, जो कि ओपन एआई के सीईओ भी है। वेरिफिकेशन सर्विसेज ऑफलाइन अभी पोज कर रखी है। जैसे बहुत सारी जगहों पे ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए एंट्री है, लेकिन केन्या में अभी सस्पेंड किया हुआ है टेम्पररी। तो इस प्रोजेक्ट का जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, 11 कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। इसकी जो वेबसाइट है, और इस प्रोजेक्ट के 5 मिलियन प्लस के करीब यूजर्स हैं, जो जिनकी आईडीज बनी हुई है। और जैसे कि बताया जा रहा है, सिंगापुर में अभी ये 5 जगहों पर स्टार्ट किया गया है और बाकी का बाद में बताया जाएगा। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप नीचे कमेंट में बताना कि ये लॉन्ग टर्म है, बढ़िया है, या फिर कोई चांसेस नहीं है इसके आने वाले टाइम में।